अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरानी सुप्रीम लीडर की एग्जैक्ट लोकेशन इसराइल के पास कैसे जाती है, ईरानी जर्नल कैसे मारे जाते हैं, ईरानी जो साइंटिस्ट है उनकी मुखबरी कौन कर रहा था, ईरान के सिस्टम के अंदर ही मौजूद वो अहम ओहदे के ऊपर तैनात शख्सियत कौन सी थी, वो जासूस कौन था, वो गद्दार कौन था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के अंदर से ही ये इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हम तक पहुँची है जो कि आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मामला कुछ यूँ है कि जब हम ममालिक की कशीदगी या उनके दरमियान जो तनाज़ात हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं तो ईरान का मामला हमें इसलिए अलहदा नज़र आता है इस सिचुएशन को समझने के लिए, इस सारी सूरत हाल को, कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम एग्जांपल आपके सामने रखें तो ये जो सिचुएशन है आपको समझ में आ जाती है। वो कुछ इस तरह से कि ईरान और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो अहम एक तनाज़ा है वो किस बात के ऊपर है। कश्मीर को लेकर ज़्यादातर हमारी जंगें हुई हैं, तनाज़ात हुए, इस मामले के ऊपर लेकर हुए। लेकिन ईरान का मामला ऐसा नहीं है। ईरान का मामला इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले ये देखिए कि ईरान के अंदर जो सिस्टम मौजूद था, यानी कि रज़ा शाह पहलवी की मैं बात कर रहा हूँ, तब क्या था? तब ये था, ईरान के अमेरिका के लिए सबसे काबिल एतमाद इस खित्ते के अंदर अगर कोई मुल्क था तो वो दो ही थे, या तो इसराइल था या फिर वो ईरान था। तेहरान से मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े असलहा एक डिपो यहाँ पर हुआ करता था अमेरिका का, और अमेरिका ही ने इजाज़त दी थी ईरान को, रज़ा शाह पहलवी को, कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसे अमन प्रोग्राम का जो नाम है वो दिया गया था। अब ये आज जो आप जौहरी तनसीबात या जौहरी प्रोग्राम आप देखते हैं ईरान का, ये उस वक्त ही शुरू हुआ है, क्योंकि उस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल ये बड़े करीबी मुल्क भी थे और एक दूसरे के इत्तेहादी भी थे। और ना सिर्फ ये थे बल्कि अरब ममालिक जैसे शाह सलमान हो गए, जो दीगर जो क़यादतें थीं, वो तो ईरान में बाकायदा छुट्टियाँ मनाने के लिए जाया करते थे और बड़े उनके एक मुनफरिद किस्म के ताल्लुकात आपको नज़र आते थे। तो मामला बिगड़ा कहाँ से? मामला यहाँ से बिगड़ा कि ये मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ईरान के अंदर की सिचुएशन समझ में आएगी, चीज़ें समझ में आएंगी, और फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से गद्दारी और जासूसी का जो निज़ाम जो अभी हालिया हमने देखा 13 जून के बाद, ये किस तरह से एक्सपोज हुआ, किस तरह से सामने आया है, और ईरान की अपनी कमज़ोरियाँ भी सामने आई हैं। अब जब ये निज़ाम जब तक मौजूद था तब तक बहुत कुछ आइडियल था। जब ये निज़ाम तब्दील हुआ और ईरान जिसे वलायत फ़क़ीह का निज़ाम कहता है, जब वो निज़ाम आया, उसके बाद तमाम तर जो ताकतें बड़े बड़े ममालिक की, जिनमें आप इसराइल की मिसाल ले लें, जिनमें आप अमेरिका की एग्जांपल लें, जिनमें आप जर्मनी की लें, फ्रांस की लें, बरतानिया की लें, नेटो कंट्रीज़ की लें, ये तमाम तर जितने भी ममालिक थे बड़े बड़े, इनकी इकोनॉमी, इनकी मईशत बहुत बड़ी थी, इनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा थे और हैं, और इनके पास टेक्नोलॉजी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी, एडवांस थी, और आज भी है। इन तमाम ममालिक की जानिब से ये तय किया गया, ये उसूल एक तयशुदा ज़ाब्ते के तहत उसका तयन कर लिया गया कि इस खित्ते में अगर कोई थ्रेट बन सकता है हमारे मफादात के लिए तो वो ईरान बन सकता है। ईरान का ये सिस्टम बन सकता है। ईरान बहैसियत मुल्क नहीं, आवाम नहीं, बल्कि ये सिस्टम बन सकता है जो उनके ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। इस सिस्टम को किसी भी तरह से हमने ख़त्म करना है या फिर इंतहाई कमज़ोर कर देना है। और तभी से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर जो जासूसी का जो निज़ाम है वो इंतहाई मरबूत और मुनज़्ज़म भी नज़र आता है। उसकी कुछ मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जब ये सिस्टम आया, ईरान के अंदर आया, और बिल्कुल नए दिन थे, और ईरान की जो सफ़े अव्वल की जो क़यादत थी उनका नंबर 72 के करीब मिलता है जो एक ही हमले में मारे गए थे। अब ये हैरान होंगे, आपने ये तो सुन रखा होगा कि एक ही हमले में वो 72 मारे गए थे, मगर कैसे मारे गए थे ये शायद पाकिस्तान में उस हद तक इसके ऊपर बात नहीं होती। मैं बेसिकली आपको जासूसी का नेटवर्क समझाना चाह रहा हूँ। तो जिस शख्स ने उस अहम मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर ईरान के सफ़े अव्वल की जो क़यादत थी, जिन्होंने इस नए निज़ाम का आइन लिखना था और किसी हद तक लिखा, पूरी बुनियादें रखी और आगे इसको चलाना था, वो एक ही मीटिंग के अंदर वो कैसे मारे गए? उनमें जो शख्स था जो बारूदी मवाद लेकर आया था वो कौन था? उससे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो उसने अपना जो इमेज है वो इतना परहेज़गार और मुत्तकी वाला साबित करवाया था ईरान की जो इनकलाब की जो क़यादत थी उसको, कि उसके ऊपर कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं कर सकता था। यानी दफ्तर का एक अहम ज़िम्मेदार शख्स था, और उसके बारे में वो वाहिद वो शख्स था जिससे मुतल्लिक कहा जाता था कि जब ये दफ्तर के अंदर इंटर हो या बाहर जाओ इसकी चेकिंग ना की जाए, क्योंकि ये तो इतना ईमानदार है कि जब ये दफ्तर के अंदर भी, अपने ऑफिस के अंदर भी बैठा हुआ हो, तो अगर इसने अपना कोई ज़ाती काम करना हो तो उसके लिए इसने एक अलहदा पेन रखा होता था, और अगर उसने जब दफ्तरी अपने अमूर अंजाम देने होते थे तो फिर वही पेन उसी से काम किया करता था जो उसे ईरान की रियासत ने दिया हुआ था। तो इस तरह की उसने बहुत सारी चीज़ें की थी और अपना एक इमेज बिल्ड किया था कि मैं किस तरह से मुत्तकी और परहेज़गार हूँ और इस सिस्टम के साथ मुखलिस हूँ। और इसी मुखलिसाना बुनियाद
बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर ये इस्तिस्ना दिया गया था कि इसकी कम से कम कोई चेकिंग नहीं की जाएगी। और फिर वही शख्स, उससे मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि वही अपने बैग के अंदर बारूदी मवाद लेकर आया और उसने उसी मीटिंग के अंदर उस मवाद को ब्लास्ट किया और वो तमाम जो सफ़ी अव्वल की जो 72 की जो क़यादत है वो एक ही हमले के अंदर शहीद हुई। तो ये जासूसी का निज़ाम। फिर एक और एग्जाम्पल हमारे सामने किस तरह मिलती है, वो ये कि ईरान की एक और बड़ी मायानाज शख्सियत, उनके आइन के लिए, उनके निज़ाम के लिए, अलामा मुताहरी के नाम से वो जाने जाते हैं, उन्हें किसने मारा, उनके बारे। अब ये कोई आलम दीन ऐसे नहीं थे ईरान के लिए कि वो कोई पेश इमाम थे या नमाज जुमा की पढ़ा दिया करते थे, नहीं, वो सिस्टम का हिस्सा थे और बड़े सफ़ी अव्वल की क़यादत थे। उन्हें कैसे मारा जाता है, उन्हें एक मदरसे का शागिर्द, उन्हीं के मदरसे का एक शागिर्द मार देता है, यानी जिसने अपना एक ताल्लुक़ बनाया, एक बड़ा मजबूत ताल्लुक़ बनाया, उसने अपनी वफ़ादारियाँ दिखाई, उसने अपना एक इमेज बनाया और जब बेहद हद तक एतमाद को जीत लिया और उसके बाद उसने अपना जो काम है वो कर दिखाया। तो इस तरह से जासूसी का निज़ाम ईरान के अंदर घुसा चला गया और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। अब इसके अंदर हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो अभी जो सिचुएशन बनी है ये कैसे बनी है, किसने ईरानी जर्नैलों की मुखबरी की, किसने ईरानी साइंटिस्ट की मुखबरी की और किसने सुप्रीम लीडर से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो बताएं। हमारे पास जो अब तक मालूमात आई है इसमें 2 खबरें बहरहाल सामने आ रही हैं, लेकिन एक ख़बर के ऊपर हम जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पहली ख़बर सच्ची है। वो इसलिए कि अभी कल अल अरेबिया इंग्लिश की जानिब से ख़बर शाया जिसमें ये बताया गया कि जब आखिरी जंगबंदी का दिन था तो उस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर एक हमला किया गया था। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक जिस दिन इसराइल की जानिब से पहला हमला किया गया था उस वक्त ही ईरानी सुप्रीम लीडर जिस जगह के ऊपर मौजूद थे उनके ऊपर हमला किया गया था। लेकिन खुशकिस्मती ये कि वो महफूज रहे, उन्हें उस तरह से कुछ नहीं हुआ, फिर उन्हें महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया और कल ही उन्हें उस मकाम से निकाल कर पब्लिकली लाया गया जहाँ पर उन्होंने अपना एक मैसेज भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया। तो ये हमारे पास जो एक मुस्तनद मालूमात ईरान से आई है वो ये है। अब ये किस शख्स ने किया, ये कैसे हुआ, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर हम इसके ऊपर पहले ही व्लॉग कर चुके हैं कि एक ऑडियो जारी हुई जो ईरान की जो अस्करी जो क़यादत है उसे उस तक पहुंची, जिसके अंदर ये पैगाम था कि आप अपनी फैमिली के साथ अलग हो जाइए और इस सिस्टम के साथ लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली समेत मारे जाएंगे। ईरान के अंदर जो मैकेनिज़्म मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, उसके मुताबिक ये था कि ईरान के जो वज़ीर दिफ़ा है उनके एक माविन का नाम सामने आ रहा है, मुबैना तौर के ऊपर उनका नाम सामने आ रहा है कि क्योंकि उनके पास ये प्रोटोकॉल इंचार्ज और सारी चीज़ें उनके हाथ में थी कि किस जर्नैल ने उनकी मूवमेंट क्या होगी, कहाँ पर होगी, कैसे होगी, उन्होंने सोना कहाँ है, कौन सी रहायशगाह होगी, कैसे होगा, ये सारा मामला ईरान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनके माविन के हाथ में था। जब उनसे इस ऑडियो से मुतलिक उनके साथ शेयर भी किया गया कि ये मामला है और उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मामले को संजीदगी के साथ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये खाली धमकियां ही है, कुछ होना नहीं है, लिहाजा जो एक तयशुदा रूल है जिसने जहां जाना है वो वहां पर जाए, किसी की भी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगी। और फिर अफसोसनाक जो वाक़या है वो पेश आया, ईरान की जो सफ़ी अव्वल की जो क़यादत है वो इसके अंदर अब शहीद हुई। अब इसके अंदर ख़ुद ईरानी जर्नैल की भी एक आपको बड़ी नाअहली नज़र आती है कि एक वाज़े सबूत मैसेज आ जाने के बावजूद भी वो फिर भी ईरान के वज़ीर दिफ़ा के मावन के वो मातहत है और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फिर भी उस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन ईरान के जो वज़ीर दिफ़ा की मावन है उनका मुबैना तौर के ऊपर नाम सामने आ रहा है, जिन्हें हमारी मालूमात के मुताबिक अरेस्ट भी कर लिया गया है और उनसे मज़ीद जो तहक़ीक़ात हैं वो भी जारी हो सारी हैं। अब इसके अंदर एक और बलंडर आप चेक करें जिसे अपना अहली कह सकते हैं, वो ये कि इस हमले के अंदर एक शख्सियत ऐसी थी जो एक महफूज भी रही, बच गई। उसे तेहरान से, उस शख्सियत को तेहरान से निकाल कर एक ईरान के ऐसे बैकवर्ड एरिया के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया जहाँ पर कानून की शायद उस तरह से हुक्मरानी नहीं थी, और फिर भेजा भी वहाँ गया जहाँ पर उस शख्सियत के वालिदैन और उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। और वहाँ पर भेजा गया और वो और इंतहाई अहम आसान टारगेट बने, क्योंकि वो ईरान के वैसे ही बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर उन्हें भेजा गया और बड़ी आसानी के साथ फिर उन्हें भी निशाना बनाया गया। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये हुई कि उनके पूरे ख़ानदान समेत उनको निशाना बनाया गया, उनके वालिदैन भी, उनकी बीवी बच्चे भी सारे मारे गए। अब ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक शख्स के ऊपर हमला हुआ है तो दोबारा भी हमला हो सकता है। आपने उस अकेले शख्स की जान ख़तरे में डाली, लेकिन साथ साथ उसके पूरे ख़ानदान की भी जान को ख़तरे में डाल दिया, उनको उनके साथ ला कर जाकर आपने मुंतकिल कर दिया उस जगह के ऊपर। तो ये इस ऐसे भी बलंडर आपके सामने नज़र आए, ये चीज़ें भी। तो ये एक जासूसी का एक बड़ा एक मरबूत निज़ाम जो आपको ईरान के अंदर इस सारे टाइम के अंदर नज़र आया। लेकिन इसका एक मुस्बत पहलू के ऊपर भी हम बात करते हैं।
जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अनकंडीशनल सरेंडर से ये मामला सीज़ फायर तक कैसे पहुंचा, जब इतनी कामयाबियां अगर हम कहें कि वो हासिल कर ली गई, तो फिर अनकंडीशनल सरेंडर से मामला जंग बंदी के ऊपर क्यों गया? उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह, उसकी वजह जो प्लानिंग, जो कैलकुलेशन की गई थी वो ये थी कि लोगों के अंदर बेयकीनी पैदा करनी है और सफ़ी अव्वल की जो क़यादत है उसे मारना। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि जो ईरान की दो आर्मी है, उनका एक अलग मॉडल है, एक निज़ाम है। जो उनकी एक रवायती एक आर्मी है, उनका कोई भी जो सिपा सलार है या किसी भी किस्म का जो अहदेदार है उसको निशाना नहीं बनाया गया। तो इससे आपको लगता है कि ख़तरा वहाँ से नहीं था, ख़तरा जिनको मारा गया उनसे ख़तरा था। और मकसद क्या था कि ऐसी क़यादत को हम मार देंगे तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा, जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वो सड़कों के ऊपर धड़ाधड़ निकलेंगे, लोगों के अंदर बेयकीनी होगी, खाना जंगी की सूरत हाल होगी, उससे भी हम फ़ायदा उठाएंगे और ये निज़ाम तब्दील होगा और फिर उसके बाद बड़ी आसानी के साथ हमने चीज़ की। जौहरी तनसीबात को नाकारा बनाने से भी ज़्यादा जो मेन एजेंडा वो ये था कि हुकूमत का निज़ाम तब्दील करना ईरान के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वजह क्या थी? वजह यह कि ईरान ने क्या किया, ईरान ने बहुत तेज़ी के साथ तमाम चीज़ों को रिकवर किया। अपने लोगों के लिए जो मेट्रो स्टेशन जैसे हम यहाँ पर अपने पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, उनके लिए फ्री टिकट कर दिया, किसी भी किस्म से लोगों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, कार्ड सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया। फिर उसके बाद हर तंदूर को एक कोटा दिया गया होता है कि आपने इससे ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी, वो कोटे को भी ख़त्म किया गया कि लोगों ने जितनी भी रोटियाँ लेनी हैं वो ले सकते हैं, वो कोटा हटा दिया गया। उसके साथ साथ ईरान की निज़ाम की सरपरस्ती में ही लोगों को ये ऑफ़र भी दी गई कि जो जो ईरान के जो खूबसूरत मकामात हैं, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर बात करें मालम जब्बा या ऐसे मकामात हैं, अगर वो जाना चाहें तो ईरान की अपनी रियासत उन लोगों को वहाँ पर सियाहती मकाम के ऊपर लेकर जाएगी। बिल्कुल पैनिक ना हो, बड़े सुकून के साथ वो रहें। दफातर खुले रहे, बैंक्स खुले रहे, रोज़मर्रा के जो मामलात थे वो चलते रहे, उसमें किसी भी किस्म का कोई रुकावट, कोई कमी पेशी जो है वो आपको नज़र नहीं आई। ये एक ईरान की एक सिस्टम की एक मुस्बत चीज़ हमारे सामने आई। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमारे सामने निकल कर आती है वो ये है कि आपने वो वीडियोस देखी कि ईरान का जो सरकारी नशाती इदारा था उसकी बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया। एक तो उस बिल्डिंग के ऊपर हमला किया गया, एक और उसके साथ एक और बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी हमला किया गया। और उससे मतलब ये बताया जा रहा है कि जो ईरान के जो सदर थे वो एक बड़ी अहम मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के अंदर भी हमला किया गया। ये उस वक्त की बात है, वो वीडियोज़ आपने देखी थी और उसमें भी ये बताया गया, इस खबर को दबाया गया कि मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं वो मामूली ज़ख्मी भी हुए, उनके पाँव के ऊपर भी कुछ चोटें लगीं, लेकिन इस खबर को दबा लिया गया। ये खबरें भी हम तक पहुँची हैं, हमारे ज़राए से ये चीज़ें भी सामने आई हैं। और इसके साथ साथ जो इसराइल की जानिब से आखिरी दिन ईरान के ऊपर हमला किया गया, उसमें ईरान की जो खुफिया एजेंसी के जो एहलकार थे तकरीबन 60 के करीब, वो भी एक हमले के अंदर मारे गए। इस तरह और भी बहुत सारे जो आम सिविलियन हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। अब इसके अंदर जो जब मैं ये मुस्बत पहलू की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आई है वो ये कि अपनी तमाम तर दिफाई कमज़ोरियाँ, एयरफोर्स ना होने के बावजूद, रडार सिस्टम ना होने के बावजूद, जो कुछ ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम ने किया वो ज़ाहिर है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर स्टेटमेंट मैं सामने रखूँ तो उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों के अंदर बिलखुसूस ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए वो बड़े पुरजोर थे और बड़े हमलावर थे और उनसे काफ़ी बिल्डिंग्स जो इसराइल की हैं वो तबाह भी हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान का जो कमांड सेंटर था वो एक लम्हे के लिए भी सस्पेंड या मुअत्तल या उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई। एक तो ये चीज़, इसके साथ साथ जो ईरान के एंटी स्टेट एलिमेंट थे उनकी भी इस सारी सिचुएशन के अंदर हमदर्दियाँ मौजूदा ईरानी सिस्टम के साथ लग गई, क्योंकि आम सिविलियन जब मारे गए और उन्होंने देखा कि भाई ये तो आम सिविलियन मारे गए, और यही वो वजह है कि ईरान के अंदर सिस्टम की जो सबसे शदीद तरीन मुखालिफ अपोजिशन जमात है जिसकी नुमाइंदगी एक खातून करती हैं, वो एक चैनल के ऊपर आकर कहती हैं कि हमारी तो 10 से 15 या 20 साल की जो प्लानिंग थी उसके ऊपर तो सारी, उस मनसूबाबंदी के ऊपर तो सारा पानी फेर दिया है इसराइल ने। हमने तो लोगों को इस नहज के ऊपर ले आए थे कि वो इस सिस्टम के अगेंस्ट एक बड़ी पैमाने के ऊपर बगावत भी कर रहे थे, वो अपना गम गुस्से का इजहार भी कर रहे थे। हमने हिजाब वाला मामला भी कहीं पीछे धकेल दिया था और सारी चीज़ें हमने कर ली थी, और अब आपने ऐसा इक़दाम करके इस सिस्टम के साथ मज़ीद लोगों की हमदर्दियाँ अब पैदा हो गई हैं, तो हमारे लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो पैदा हो गई हैं। तो ये इस तरह की चीज़ हुई है। अब आप ये देखिए कि जब आप कंपैरिजन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ईरान की कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन हमें ना इंसाफ़ी नहीं बल्कि इंसाफ के दायरे के अंदर रहकर ये देखना चाहिए कि ईरान के लिए जो मसाइल हैं
या ईरान का जो वास्ता है वो किन किन ममालिक के साथ है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी मईशत क्या है, उनका निज़ाम क्या है। और इतने बड़े ममालिक या इतने ज़्यादा ममालिक होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि ईरान के अंदर जो जासूसी का एलिमेंट है, चीज़ें हैं, या जो अंदर निज़ाम की कमज़ोरियाँ पैदा की जाती हैं या फिर हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। ये आज से नहीं उठाया जा रहा। ये मैंने आपको बता दिया इस व्लॉग के अंदर कि जब ईरान का नया सिस्टम ये आया था तब से ही ये मामलात शुरू हो गए थे और आज तक ये जारी हैं। और ईरान की जो अवाम है या जो क़यादत है वो ये समझते हैं कि ठीक है, हमारे अगर सफ़े अव्वल के लोग अगर चले भी जाते हैं, उनकी जगह कोई और भी आ जाएगा, क्योंकि हम रोज़े अव्वल से ये तमाम सिचुएशन देखते हुए आ रहे हैं। हमारे लिए कोई नई जो सिचुएशन है वो हमारे लिए नहीं है। तो ये वो अब तक की बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी कि कौन जासूस था, कौन गद्दार था, किसने की, किस अंदाज़ में की, किस तरह ऑपरेट कर रहा था, कितने अहम ओहदे के ऊपर ईरानी वज़ीर दिफ़ा का मामून रहा और उसने कैसी चीज़ें की और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर मालूमाती भी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।